नाजरीन, यहाँ पे एआई की वजह से इंसानों का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे एआई के ज़रिए इंसानों का फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ रजनी अंजला केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, केरला के कोलम शहर में एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है एलम। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे एक माँ जिसका नाम होता है सन थॉमस और उसकी बेटी रजनी रहती है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे रजनी की 2 बेटियां होती है जुड़वा, जिनकी उम्र 14-15 दिन होती है। नाजरीन ग्रामी, ये 14-15 दिन यहाँ पे पहले आए हैं और रहना शुरू किया है। नाजरीन, ये एक गांव का इलाका है और यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी नहीं लगे होते। और सन 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। नाजरीन, 10 फरवरी 2006 का दिन होता है कि ये जो माँ सन थॉमस होती है, ये जाती है उस 14-15 दिन की जो 2 बच्चियां होती है उनका नाम रजिस्टर करवाने तहसील दफ्तर में। तो पीछे जो इसकी बेटी रंजनी होती है वो घर में अकेली होती है और उसकी 2 14-15 दिन की बेटियां होती हैं। नाजरीन, जब माँ वापस आती है तो वापस आके अपने घर के अंदर जाती है तो चीखना चलाना शुरू कर देती, फौरन भाग के बाहर आती है। तो बाहर आके चीख रही होती है, अपने सिर को पीट रही होती है। तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं, अहले इलाका इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हुआ? तो वो बेहोश हो जाती है और अपने घर की तरफ इशारा करती है बेहोश होने से पहले। नाजरीन, उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अंदर जाके कुछ लोग देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अंदर जो रजनी होती है उसका गला कटा होता है, किसी ने गले पे खंजर मार के उसको कत्ल कर दिया होता है। और बेड के ऊपर उसकी 14-15 दिन की जो 2 बेटियां होती हैं उनके भी गले कटे होते हैं और वो भी मरी पड़ी होती है। नाजरीन ग्रामी, उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे नाजरीन, माँ जो सन थॉमस होती है उसको भी होश आ जाती है। होश आने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी को किसने कत्ल कर दिया, आपकी किन के साथ दुश्मनी थी? तो जो अहले इलाका होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे एक स्कूटी आई थी, स्कूटी की आवाज हमें आई थी। तो नाजरीन, ये सन 2006 का टाइम था। तो उस टाइम लोगों के पास मोटरसाइकिल या स्कूटियां वगैरह नहीं होती थी, बल्कि साइकिलें ही होती थी। लेकिन किसी किसी के पास स्टूकी वगैरह होती थी। तो ऐसे ही उनको एक स्कूटी की आवाज आई थी। तो नाजरीन, अब माँ जो होती है उससे पूछा जाता है कि आपके घर कौन स्कूटी वाला आता है? तो वो बताती है कि हमारे घर अनिल कुमार का एक लड़का आता है स्कूटी वाला। तो नाजरीन, अब पुलिस वाले पूछते हैं ये अनिल कुमार कौन है और तुम लोगों को कहाँ से मिला और तुम लोगों के घर के जो मर्द है वो कहाँ पे गए? तो नाजरीन, अब जो माँ सन थॉमस होती है वो पूरी स्टोरी सुनाती है। पूरी स्टोरी कुछ यूँ होती है कि ये माँ जो होती है सन थॉमस, इसकी जब शादी हुई, शादी के बाद इसके यहाँ 2 बेटियां पैदा होती हैं। तो बेटियां पैदा होकर थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसका जो शोहर होता है वो उसे तलाक दे देता है। अब इसकी जो बेटी होती है रजनी, ये पढ़ाई के लिए केरला के कोलम में आ जाती है और यहाँ पे पढ़ाई करनी शुरू कर देती है और ये अपनी बड़ी बेटी के साथ रह रही होती है। छोटी बेटी तो कोलम में पढ़ाई कर रही होती है। बड़ी बेटी जो होती है उसकी शादी करती है। शादी करने के बाद खुद उसके साथ ही रह रही होती है। लेकिन ये जो कोलम में छोटी बेटी रजनी रह रही होती है, इसके सामने घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है दीवल कुमार। नाजरीन, ये फौज में लगा होता है और पठानकोट में इसकी ड्यूटी होती है। ये जब भी छुट्टी पे आता है तो ये सामने जो रजनी रहती है, ये स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है, तो ये इसकी आस्ते आस्ते इससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद इनकी दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। प्यार मोहब्बत में बदलने के बाद ये उसके साथ रातें गुजारने शुरू कर देता है। जब भी ये छुट्टी के ऊपर आता है तो ये रजनी के साथ रातें गुजारता है। नाजरीन, ऐसे ही वो अपनी छुट्टी पूरी करके वापस गया होता है ड्यूटी के ऊपर पठानकोट। लेकिन ये जो रजनी होती है थोड़ा ही दूर इसकी मासी का घर होता है। एक दिन ये अपनी मासी को बताती है कि मैं 6 महीने की हामला हूँ। तो ये पठानकोट में दीवल कुमार से भी राब्ता करती है कि ऐसे मैं 6 महीने की हामला हूँ, तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो। तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है मैं शादी नहीं करवा सकता, तुम अपना बच्चा गिरा दो। तो इसको तो यही लग रहा था कि ये मेरा आशिक है, ये मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो शादी से इनकार कर देता है। इसी वजह से ये अपनी मासी को बताती है। मासी इसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर कहता है कि देखिए इस चीज को अब 7 महीने हो चुके हैं, इस बच्चे को अब हम जाया नहीं कर सकते, ये बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। मजीद उनको पता चलता है कि ये 2 जुड़वा बच्चे हैं। नाजरीन, अब ये सारी बात जो होती है रजनी की माँ को बताना पड़ती है। माँ जो होती है वो अपनी बड़ी बेटी के पास होती है, उससे ये अपनी छोटी बेटी के पास कॉलम में आ जाती है। अब कॉलम में इनको डर होता है कि पूरे इलाके वाले जब सुनेंगे, उनको पता चलेगा तो सारी बदनामी हो जाएगी पूरे गाँव में, अब हम क्या करें? तो ये करते क्या है कि जब टाइम पूरा होता है ये हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनकी वहाँ पे डिलीवरी का अभी टाइम नहीं आया होता, तो वक्त गुजर रहा होता है। 2 दिन इनको होते हैं हॉस्पिटल में। इनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार। ये लड़का इनको मेडिसिन वगैरह भी ला के देता है, इनका ख्याल रख रहा होता है, सुबह इनको चाय वगैरह भी ला के देता है। और ये लड़का बोलता है रजनी को कि अगर आपको खून की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको खून भी दे दूंगा। वो कहती है ठीक है। अब ये उससे पूछते हैं कि माँ थॉमस जो होती है वो रजनी के तुम कौन हो और तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आया था मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन मुझे आप काफी अच्छे लगे, इस वजह से मैं आपकी हेल्प करना शुरू हो गया। तो अब इनको ना 2 दिन बाद डिलीवरी हो जाती है, 2 बच्चियां पैदा होती हैं। नॉर्मल केस में खून की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अपने घर जा रही होती है
कॉलम में, लेकिन वो लड़का कहता है कि देखें आप अगर कॉलम में जाएंगी तो वहाँ पे तो आपकी बदनामी होगी, आपकी बेटी की शादी भी नहीं है। चूंकि ये उसको सारी बात पहले बता देती है कि ऐसे एक दीवल कुमार का फौजी है, वो ड्यूटी पे आता था छुट्टी पे पठानकोट से, तो ऐसे मेरी बेटी के साथ रहता था शादी के बहाने, लेकिन अब वो इससे शादी नहीं कर रहा। इस वजह से ये सारी चीज का अनिल को पता चल चुका होता है। तो अनिल कहता है कि आप घर जाएंगी तो आपकी बेटी की बदनामी होगी, अहले इलाका आपको बातें करेंगे, आप ऐसे करें कि यहाँ एक करीबी कॉलोनी में आपको मैं एक मकान ले देता हूँ, आप यहाँ पे रहना शुरू कर दें। ये जिस जगह पे मकान लेके देता है वो भी एक गाँव ही होता है और सुनसान इलाका होता है। तो नाजरीन ये कॉलम का ही एक इलाका होता है, एलम कॉलोनी, ये वहाँ पे उनको मकान ले देता है। ये गाँव टाइप की कॉलोनी होती है, तो ये यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो उस दिन ये होता है कि ये जो माँ होती है, माँ थॉमस, ये अपनी बेटी की जो बच्चियां होती हैं उनका नाम दर्ज करवाने के लिए तहसील में जा रही होती हैं, तहसील के दफ्तर में। तो पीछे ये जो होता है अनिल कुमार, ये दरवाजे के ऊपर बाहर आ चुका होता है। जब माँ दरवाजा खोलती है तो आगे से अनिल को देखती है। अनिल वैसे भी रोज इनके घर आता है, सुबह के टाइम आता है, काफी देर रुकता है और चला जाता है। और एक दो दफा ये रजनी के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन रजनी पहले चूंकि धोखा खा चुकी होती है, वो इसको करीब नहीं आने देती और ये वहां पे रुक जाता है, अपना कंट्रोल रखता है कि ठीक है मैं नहीं आता। तो अब माँ पूछती है कि ठीक है तुम घर रहो, तो मैं नाम दर्ज करवा के आ रही हूँ, लेकिन अनिल कहता है कि नहीं आंटी मुझे काम है, मैं भी जा रहा हूँ वापस, शाम को आऊंगा। माँ कहती है ठीक है, अब वो भी चला जाता है। लेकिन माँ जो होती है नाम दर्ज करवाने चली जाती है, वापस आती है तो ऐसी बेटी कत्ल हुई पड़ी होती है। तो माँ कहती है कि इसको जरूर दीवल ने कत्ल करवाया है जिसकी ड्यूटी पठानकोट में है। तो अब पुलिस वालों के सामने दो लोग थे, एक अनिल कुमार और एक दीवल कुमार। अगर इन दोनों को पकड़ा जाए तो पता चल सकता है या तो अनिल ने कत्ल किया या दीवल ने कत्ल किया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो अनिल कुमार को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे करीब ही उसने अपना एड्रेस बताया था वो वहां से नहीं मिलता। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब दीवल कुमार से राब्ता किया जाता है। चूंकि उस टाइम तस्वीरें वगैरह तो होती नहीं थी। जो माँ थी थॉमस वो बताती है अनिल कुमार का हुलिया कि उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी और दीवल कुमार का हुलिया बताती है कि वो क्लीन शेव है, तो इसकी ड्यूटी पठानकोट में ही है। अब पुलिस जो होती है ढूंढना शुरू कर देती, कोई एविडेंस नहीं मिलता। ऐसे टाइम गुजर रहा होता है। टाइम गुजरते गुजरते 2006 से 2010 आ जाता है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं आता। अब पुलिस वाले जो होते हैं कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं कि अगर वो दीवल कुमार जो है उसकी हमें डीएनए रिपोर्ट मिल जाए और हम इस बच्चियों के जो डीएनए रिपोर्ट हमने संभाल के रखी हुई है उससे मिला के देखें तो कंफर्म हो जाएगा कि दीवल कुमार ही उनका बाप है। अगर वही उनका बाप हुआ तो वही कातिल होगा इनका, वो बच्चियों से और इस औरत से जान छुड़वा रहा होगा कि मुझे निकाह ना करना पड़े। तो अब पुलिस जो होती है उसके पठानकोट में जाती है, आर्मी हेडक्वार्टर में उनसे जाके मिलती है। तो पता चलता है कि जिस दिन ये कत्ल हुई है रजनी, वो तो उस दिन से ही गायब है, छुट्टियां लेके गया था लेकिन वापस ही नहीं आया। तो पुलिस वालों के हाथ तो कुछ नहीं आ रहा होता। ऐसे ही वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। नाजरीन, ना ही अनिल मिलता है और ना ही दीवल कुमार मिलता है। वक्त गुजरता रहता है। माँ जो होती है वो करीब ही एक मंदिर में रहना शुरू कर देती है, वहां पे वो झाड़ू शाड़ू लगा देती है और वक्त गुजारती रहती है और ऐसे ही कोर्ट के धक्के खाती रहती है, पुलिस के भी धक्के खाती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। 2010 को पुलिस से केस लेके अदालत ने सीबीआई को दे दिया था, लेकिन सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे वक्त गुजरते गुजरते नाजरीन ग्रामी 2024 आ जाता है। नाजरीन 2024 में आके यहाँ पे केरला में एक नया ऑफिसर आता है और वो पुराने केस सॉल्व करने के लिए केसों को ढूंढना शुरू कर देता है। तो नाजरीन यूं तो ये केस सीबीआई के पास था, लेकिन जब उसको पता चलता है वो अदालत में पिटीशन दायर करता है और ये केस अपने पास मंगवा लेता है। अपने पास मंगवाने के बाद वो भी इस नतीजे के ऊपर पहुंचता है कि हाँ, दीवल कुमार का अगर डीएनए मिल जाए तो इनके जो डीएनए की रिपोर्ट है उनके साथ मैच करके देखा जा सकता है। अगर उसका डीएनए मिल गया तो जरूर वही कातिल है, और दूसरा अगर अनिल कुमार मिल गया तो फिर भी पता चल सकता है। लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा होता, इतने सालों से कोई नहीं मिला होता। नाजरीन 19 साल इस चीज को गुजर चुके होते हैं। अब वो क्या करता है, वो अपनी एक टीम तैयार करता है। टीम तैयार करने के बाद वो एआई की मदद लेते हैं। वो सारे पूरा रिकॉर्ड उनका निकालते हैं। उनकी जो तस्वीरें होती हैं, तस्वीर एक तो माँ ने जो हुलिया बताया होता है और उस लड़के की तस्वीर तो माँ से ही मिल जाती है, उनके पास निकल आती है। और दूसरा जो दीवल होता है उसकी तस्वीर वो पठानकोट से हेडक्वार्टर से ले लेते हैं। लेने के बाद एआई के जरिए उनकी तस्वीरों के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं कि अगर इनके बाल बड़े हों, कि यानी ये 19 साल पहले इनके बाल छोटे थे, अगर बड़े हों तो ये कैसे लगेंगे, अगर इनकी दाढ़ी मूछें हो तो कैसे लगेंगे, अगर ये क्लीन शेव हो तो कैसे लगेंगे। ऐसे ये सारी तस्वीरें मैच करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन सारी तस्वीरें मैच करके रख लेते हैं। तो ऐसे ही ये तस्वीरें जो होती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के जो होते हैं अकाउंट, उनके जरिए मैच करके देख रहे होते हैं कि किसी के साथ कोई तस्वीर मैच हो। नाजरीन ये जो दीवल कुमार होता है इसकी तस्वीर अक्सर ये फेसबुक के ऊपर मैच करते रहते हैं कंप्यूटर के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो 25-30% इसकी तस्वीर मैच होती है लोगों से, लेकिन इनको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता। एक दिन एक बंदे से 90% तस्वीर मैच हो जाती है।
जाती है। अब जिसके साथ 90% तस्वीर मैच होती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उस बंदे का डाटा निकलवाना शुरू कर देते हैं कि ये कौन है, चेक करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन ग्रामी उसको चेक करते हैं, उसकी फेसबुक की आईडी सारी निकालते हैं, उसके बारे में पता करते हैं और नाजरीन उसका नाम लिखा होता है फेसबुक की आईडी के ऊपर राजू, और ये कर्नाटक के रहने वाला होता है। पुलिस वाले इसके घर के करीब जाते हैं और जाके इसकी रैकी शाकी करना शुरू कर देते हैं। काफी अरसा इसकी रैकी करते हैं। एक दिन यूं होता है कि एक भीड़ के इलाके से ये गुजर रहा होता है। नाजरीन ये क्लीन शेप लड़का होता है, तो ये भीड़ के इलाके से जब गुजर रहा होता है तो एक ऑफिसर पीछे से आता है। पीछे से आने के बाद इसको आवाज देता है दीवल, तो ये पीछे मुड़ के देख लेता है। इतने लोगों में यही पीछे मुड़ के देखता है। पुलिस इसको फौरन गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को पता चल जाता है कि ये दीवल कुमार ही है। गिरफ्तार करने के बाद इसको केरला लाया जाता है। केरला लाने के बाद इसके दोस्त के बारे में पूछा जाता है। वो कहता है कि मेरा वो दोस्त नहीं था, मैं किसी अनिल कुमार को नहीं जानता। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी माँ को दोबारा जाके मिलते हैं। उसकी माँ थॉमस से पूछा जाता है कि वो जो पैसे लेके आता था वो किधर से लेके आता था, क्या जॉब करता था। तो वो कहती है इतना तो मुझे नहीं पता, वो करीब ही कोई बैंक में जाता था जहाँ पे हमारी रिहाइश थी, तो वहां से वो पैसे लेके आता था। और पुलिस वाले जो होते हैं 2006 की ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू कर देते हैं। तो एक एटीएम में उसकी तस्वीर नजर आ जाती है। अब उसकी तस्वीर जो होती है वो उसकी पुरानी तस्वीर से मैच करते हैं। चूंकि वो भी उसकी 2006 की तस्वीर होती है तो फौरन मैच हो जाती है। मैच होने के बाद नाजरीन उस डेट की सारी ट्रांजैक्शन निकाली जाती है। निकालने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं बैंक से सारी हिस्ट्री निकालते हैं तो पता चलता है कि ये जो एटीएम कार्ड है ये राजेश कुमार के नाम है और ये कलनूर के रहने वाला है। तो नाजरीन अब पुलिस वालों के ज़हन में फौरन खटकती है कि वो जो दीवल कुमार है वो भी तो कलनूर के रहने वाला ही है। तो पुलिस वाले जो होते हैं राजेश कुमार का एड्रेस लेते हैं, उसके एड्रेस के ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कहीं पे चला गया है इस इलाके को छोड़ के। अब पुलिस वाले ये करते हैं कि वो जो एटीएम कार्ड होता है उसकी ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि उन्हीं दिनों में जब 2006 में यहाँ से ट्रांजैक्शन होती है और उसके बाद जब रजनी का कत्ल होता है तो कत्ल होने के बाद ये ट्रांजैक्शन यहाँ से चेंज होती है, दिल्ली में होती है, ऐसे और इलाकों में होती है, कर्नाटक में होती है, राजस्थान में होती है, केरला में होती है और आखिरी जो होती है ये नागपुर में होती है। तो नाजरीन ग्रामी अब पुलिस वाले जो होते हैं इस तस्वीर को ला के जब माँ को दिखाते हैं तो माँ कहती है यही तो अनिल कुमार है। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इसका नाम सही राजेश कुमार है, अनिल कुमार इसने नाम धोखे से रखा हुआ था। तो अब पुलिस वाले जो होते हैं उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाते हैं और जाके उस बंदे को भी मना लेते हैं। जो दीवल कुमार गिरफ्तार होता है तो वो टूट जाता है, मान जाता है, कहता है हाँ ये मेरा दोस्त है और नागपुर में हम आखिरी दफा भाग के गए थे। तो सीन कुछ ये था कि पठानकोट में मेरी ड्यूटी थी और वहाँ पे ये मेरा दोस्त बना था। दोस्त बने के बाद ऐसे मैंने इसको बताया कि ऐसे एक लड़की मुझे तंग कर रही है, जिस वजह से ये पठानकोट से छुट्टी लेके मेरे कहने के ऊपर आया और यहाँ पे आके इसने कोलम में रजनी को कत्ल किया। कत्ल करने की वजह ये थी कि मैंने इसको सारी स्टोरी सुना रखी थी। तो ये अपना रूप बदल के आया था, इसने दाढ़ी वगैरह रख ली थी और यहाँ पे आके इसने रजनी के करीब होने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तो उस दिन इसको मौका मिला, मौका पाके इसने उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद हम दोनों भाग गए। तो चूंकि नागपुर में हमारा एक दोस्त रहता था इस वजह से वहाँ पे जाके हमने नए आधार कार्ड बनाए, नए एटीएम कार्ड बनाए, अपना पुराने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवा ले, सारा कुछ नया बनवाया और अपना हुलिया चेंज करके रहना शुरू कर दिया और हमने फौज की जॉब भी छोड़ दी। नाजरीन अब इन दोनों की शादी हो चुकी थी और इन दोनों के बच्चे थे। पुलिस वाले जो होते हैं दीवल कुमार को साथ लेते हैं और नागपुर में जाके उस अनिल कुमार उर्फ राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे भी ये सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। वो भी मान जाता है कि हाँ ये दीवल कुमार मेरा दोस्त था, हमारी इकट्ठी ड्यूटी थी, इसके कहने के ऊपर ही मैंने अपना हुलिया चेंज किया और हॉस्पिटल में आकर रजनी को मिला। मिलने के बाद मैं इनके करीब गया, यहाँ पे मैंने इसको अलग घर लेके दिया। इस वजह से मैं इसकी माँ से इसको दूर लेके जाना चाहता था ताकि कहीं दूर ले जाके इसको कत्ल कर दूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। उस दिन मुझे मौका मिला, मैंने मौका पाके उसको कत्ल किया और हम दोनों फरार हो गए। फरार होकर नागपुर में जाके हमने रिहाइश इख्तियार की और वहाँ पे हमने शादियां करवा ली। यूं नाज़रीन ग्रामी जब रजनी की माँ थॉमस को कॉल की जाती है कि आपकी बेटी के कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो फोन के ऊपर ही रोना शुरू कर देती है, रो रो के आती है। तो आने के बाद वो उनको देखती है, देखने के बाद पहचान जाती है कि हाँ यही दोनों लड़कियां हैं। तो अब जो पुलिस होती है उस डीएनए रिपोर्ट को जो 2006 में उसकी बेटियों की ली गई थी इस दीवल कुमार की डीएनए रिपोर्ट से मिलाते हैं तो ये मैच हो जाती है। नाजरीन अब इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और 2025 में ये पहली दफा अदालत में पेश होते हैं। अब इनका फैसला आने वाला, जो भी फैसला आएगा वो तो फिर आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे इजाजत दी, अल्लाह निगहबान।